विचारधारा का ऐसा गड्ढमड्ढ माहौल है कि जो घोर दक्षिणपंथी विचार का है, जिसके दिल में मनुस्मृति है, वो भी 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने चले जाते हैं। उनके मुंह से भी जय भीम निकलता है। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि असल में उनकी विचारधारा क्या है। बहुजन यूट्यूबर्स मीट, यानी यहां मुझे लगता है कि वे सारे लोग देश भर के कोने कोने से आए होंगे जो उस वंचित शोषित जमात के बीच से निकल करके, और अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो अपनी पीढ़ी में पहले होंगे, उनके पहले, उनकी पीढ़ी में, उनके रिश्तेदारी में, उनके परिवार में शायद कोई पत्रकार नहीं रहा होगा। ऐसे कितने लोग हैं? अधिकांश तो वही है। ये होता है फर्स्ट जनरेशन लर्निंग। अगर आपकी एंकरिंग में, अगर आपके किसी इंटरव्यू में पिछले 10 वीडियो एक जैसी भाषा के हैं, तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो और अपनी भाषा पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। एक शब्द होता है जो उतना बुरा शब्द नहीं है, दलाल। हमारे लोग जब भी एंकरिंग करते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो जब भी कहते हैं ये दलाल है, ये बिक गया है, ये वो हो गया है, उससे जो भीतर का गुस्सा है वो तो संतुलित हो गया कि हमने दलाल को दलाल बोल दिया। बहुजन लोग जितनी बार अपनी थंबनेल में मोदी सरकार को गिरा चुके हैं, उतनी बार तो ये गिरी भी नहीं होगी। ये वीडियो देखना, शाम तक मोदी सरकार गिर जाएगी। अगले दिन फिर गिरा दिया, तीसरे दिन फिर गिरा दिया। इसको देखने के बाद अमित शाह बेहोश। अब पता नहीं अमित शाह को देखेगा भी कि नहीं देखेगा। असल में जैसे हमारे तर्क कमजोर होते हैं, वैसे ही हमारी भाषा में उत्तेजना बढ़ जाती है, और हम अपनी भाषा की उत्तेजना से यह जाहिर करना चाहते हैं कि हम हजारों साल के शोषण का बदला ले रहे हैं। माफ करिए, यह उत्तेजना बदला नहीं है, वो कुछ दिन तक चलेगी, और वो उत्तेजना नीचे तक कोई बदलाव नहीं ला सकती। केवल माइक उठा करके किसी के सामने इंटरव्यू के लिए लगा दिया और उसको उत्तेजित किया, अरे आपके लिए राम मंदिर बन रहा है, तो वो जैसे उत्तेजित हो रहा है, एंकर उससे ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, फिर तीसरा और उत्तेजित हो रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा बन रहा है। नहीं भाई, फिर हमारी और उनमें अंतर क्या रहा? हम जिनसे लड़ते थे, ख्याल रखिए कि उनसे लड़ते लड़ते उन्हीं के जैसे तो नहीं हो गए। उनके यहां एंकर बिना तैयारी के माइक लेकर बैठ जाते, बिना तैयारी के एंकरिंग करते, क्योंकि उनको मुर्गा लड़ाना होता है, और वो एक प्रायोजित एजेंडा है, और वो प्रायोजित एजेंडा उनकी विचारधारा का है। सुमित तो हम लोग के, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहां ये लोग पढ़ते थे, मगर हमने इन्हें नहीं पढ़ाया। हमने इनसे बहुत कुछ पढ़ा है। और वो क्या पढ़ा है? वो गुणवत्तापूर्ण काम कैसे होता है। 100 वीडियो बनाने की बजाय मैं 10 वीडियो बनाऊं, लेकिन 10 वीडियो में भले व्यूज ना आए, मैं देखूं तो मुझे तसल्ली हो कि मैंने अपना 100% इसमें दिया है। तर्क, तथ्य व भाषा, 3 चीज अगर अद्भुत हो गई तो व्यूज तो 90% देखने वाले तो हमारे लोग। एक बार उनकी निगाह में ये भरोसा तो पैदा होने दीजिए कि हम उनके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अच्छी काम कर रहे हैं। जो हमें सुनता है ना यूट्यूब पर, वो हमें फॉलो करता है। हमारे मुंह से एक शब्द गलत निकल जाए ना, तो उसकी उम्मीद टूटती है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर वो हिंदी पढ़ाते हैं और एक जाने माने विचारक हैं। आजकल वो यूट्यूब की दुनिया में हम लोगों को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया है और काफ़ी पॉपुलर उनका यूट्यूब चैनल है। और कितने सब्सक्राइबर हो गए अभी आपके? 5.5 लाख हो गए।
तो ये बहुत तेजी से हम लोगों को जो है रिप्लेस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम इनकी बाइट लेते थे, आजकल ये खुद बाइट दे के रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ये हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनके बीच में क्रिएटर के तौर पे भी हम इनको मान सकते हैं कि बहुत शानदार इनका काम है वीडियो क्रिएशन में भी। और उसके अलावा जितने दलित बहुजन समाज के मसले होते हैं उस पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम जितने आंदोलन होते हैं, मैंने हर जगह डॉक्टर लक्ष्मण यादव को साथ पाया है और अपने मसलों पर मुखर रहते हैं। तो हम बहुत खुशी है हमें कि आज आप हमारे बीच में आए हैं। और वक्ता तो शानदार हैं ही, उसको अभी आप देख लेंगे, लेकिन आज इनका पॉलिटिकल रैली वाला भाषण नहीं होगा, ये आपको क्लास देने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस जो इनका विषय है वो है कि बहुजन वैचारिकी और कंटेंट की भाषा कैसी हो। जब हम कंटेंट बनाते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हमारी भाषा कैसी हो। अगर हमारा भाषा पे पकड़ नहीं है, हमारी अच्छी भाषा नहीं है, किस शब्दों का चयन करना है, किस शब्द को किस तरह से पेश करना है, किन शब्दों को अवॉइड करना है, कौन से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, उस पर हम लोग जो हैं खास तवज्जो देते हैं, खास उसका ख्याल रखते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्योंकि वो हिंदी पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक टीचर हैं, तो आज हम उनको एक टीचर की हैसियत से आपके बीच में पेश कर रहे हैं, जो आपको जो है बहुजन आइडियोलॉजी एंड दी लैंग्वेज ऑफ कंटेंट पर एक क्लास देने वाले हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। बहुत शुक्रिया सुमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी सुमित जी जब मेरा परिचय दे रहे थे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो मुझे फिर बाबा साहब की याद इसलिए आई कि वो एक थे लेकिन वो पत्रकार भी थे, वो एक्टिविस्ट भी थे, वो किताबों के लेखक भी थे, वो आंदोलन भी चलाते थे, भाषण भी देते थे। तो जब जिसके पुरखे ही मल्टी डायमेंशनल हों, उसमें हम लोगों को तो और सीखना और समझना है। चाहे वो बाबा साहब की बात हो, चाहे महात्मा फूले की बात हो, जितने भी लोगों को आप देखेंगे उसमें से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनके काम करने का दायरा बहुत विस्तृत है। और ये दो वजहों से मैं इसको समझता हूँ कि एक तो ये कि हाँ, उनमें एक हुनर है कि वो ये सब साध सकते हैं, और दूसरा ज़रूरत भी इस बात की है क्योंकि हम जिस विचार को लेकर के काम कर रहे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत सारे काम कर सकें। इस लिहाज से इन्होंने एक परिचय दिया, उसको आप गंभीरता से न लें, वो मित्रता का परिचय है जो उन्होंने पहले ही कह दिया था। बहरहाल मैं न्यूज़ बीट टीम को सबसे पहले इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कदर का, मुझे लगता है कि देश में ऐसे कोशिश, ऐसे प्लेटफॉर्म शायद नहीं के बराबर हैं जहां यूट्यूबर्स की मीट होती है। इसलिए नहीं कि वो आपस में एक दूसरे को सेलिब्रेट करके जश्न मनाएं, प्रमोट करें, बल्कि इसलिए मिलते हैं कि वो सीखें एक दूसरे से, ताकि हम जिस काम को कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से कर सकें। तो मेरे नज़र में ये देश का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो वंचित शोषित जमात के जो बहुत बड़ी आबादी है, उस आबादी के बीच से जो लोग निकले हैं उनके ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, उनके लिए एक पाठशाला का काम करती है, और ये चौथा आयोजन इसका है। तो इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब बहुत सम्मान के साथ द न्यूज़ बीट टीम को इसकी क्रेडिट दें कि वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। पहले शायद मुझे जहाँ तक याद है पहले या दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोग शामिल रहे जो शायद ऑनलाइन रहा, फिर तीसरे कार्यक्रम में हम शामिल नहीं रहे क्योंकि उस समय हम यहाँ थे नहीं, और इस बार इन्होंने मौका हमें दिया है, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि YouTube चलाने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई पत्रकार हैं। हमें अपनी सीमा मालूम है। मेरा फ़िलहाल तक का मुख्य पेशा
अध्ययन अध्यापन है, पढ़ना पढ़ाना है। इसलिए मैं कोई भी बात जो आपसे करने जा रहा हूं उसमें मेरा दावा ये कतई नहीं है कि हम आपको पत्रकारिता सिखाना चाहते हैं। उसके लिए अमन जी बैठे हुए हैं, सुमित ने क्लास ली, और हमारे जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं वो आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहला स्पष्टीकरण ये। दूसरी बात ये कि आप सब पत्रकारिता के पेशे में हैं, तो मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं सीधे अपने विषय पर बात करूँगा। सुमित ने पूछा हमसे कि क्या होना चाहिए, क्या आप बात रखेंगे। मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम में तो शामिल होना चाहता हूँ, बात रखना है तो थोड़ी बात इस दो पक्ष पर रखें कि बहुजन वैचारिकी का मतलब क्या है, इसको लेकर के कंटेंट के लिहाज से, और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। इसलिए मेरा विषय यही रखा गया है कि विचार और भाषा, मुझे लगता है ये दो चीज मिलकर के ही पूरी शख्सियत बनती है। आज का दौर तो ऐसा है और ऐसे वक्त में इन दोनों विषय पर बात रखनी है। विचारधारा का ऐसा गड्ढमड्ढ माहौल है कि जो घोर दक्षिणपंथी विचार का है, जिसके दिल में मनुस्मृति है, वो भी 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने चले जाते हैं। उनके मुंह से भी जय भीम निकलता है। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि असल में उनकी विचारधारा क्या है। और भाषा की बात ऐसे वक्त में करनी है कि देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा सबसे ज्यादा गिर चुकी है। हमें इस वक्त भाषा पर बात करना है जिस वक्त इस देश में अमृतकाल चल रहा हो, नई संसद बनाई गई हो, और नई संसद के पहले सत्र में एक चुने हुए सांसद को एक दूसरा चुना हुआ सांसद गालियां देता है, लाइव गालियां देता है। पूरा देश देखता है, दुनिया भी देखती होगी। हो सकता है दुनिया वाले उस गाली का मतलब न समझ पाए, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नई संसद अब किस दिशा में जाने वाली है। आज तक शायद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी हमारे सामने इन्हीं दोनों का खतरा है। एक तो विचारधारा का हमला है और दूसरा भाषा को लेकर के एक अलग तरह का माहौल है। अब जिस तबके पर, जहां ये बहुजन यूट्यूबर मीट है, और मेरा मानना है कि अब यहीं से विचारधारा वाली बात जोड़ते हैं। बहुजन का मतलब क्या है, आप इसका अर्थ जानते होंगे। ये तथागत बुद्ध से आया हुआ शब्द, जिसे मान्यवर कांशीराम ने मतलब ये पूरी यात्रा है। मैंने जब 2 नाम लिए तो आप समझ जाइए कि कितनी लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में इस शब्द को एक बड़ा विस्तार दिया गया। और आज की तारीख में बहुजन जब हम करते हैं तो उसका अर्थ केवल जातियों से नहीं है कि किस तबके में कौन पैदा हो गया। इसका मतलब उस विचार से है जिस विचार को आप जीना चाहते हैं। बहुजन यूट्यूबर्स मीट, यानी यहां मुझे लगता है कि वे सारे लोग देश भर के कोने कोने से आए होंगे जो उस वंचित शोषित जमात के बीच से निकल करके, और अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो अपनी पीढ़ी में पहले होंगे, उनके पहले, उनकी पीढ़ी में, उनके रिश्तेदारी में, उनके परिवार में शायद कोई पत्रकार नहीं रहा होगा। ऐसे कितने लोग हैं? अधिकांश तो वही हैं। तो ये होता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर, पहली पीढ़ी के लोग हैं। तो पहली पीढ़ी के लोग हैं। दूसरी बात, जिस तबके से आए हैं उस तबके के ऊपर हजारों साल से वंचना, शोषण, अन्याय, अत्याचार, अपमान, इसका इतिहास मौजूद है। तो जब पहली पीढ़ी और जिस जगह से आए हैं उसका इतिहास, ये सब मिलकर एक स्वाभाविक गुस्सा आपके मन में रहेगा, और वो गुस्सा इस इतिहास से पैदा होता है। इस गुस्से की वजह से वह आपकी भाषा पर वह सब कब हावी हो जाता है यह हमें पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पर, हम तो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं और हम जानते हैं कि भाषा असल में आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व क्या है। ये ऐसी दुकान है जिसका ताला ज़मान है, और वो जब ताला खुलता है तो समझ में आ जाता है कि ये दुकान कोयले की है कि हीरे की है। आपकी ज़बान बहुत कुछ तय करती है
कि आपकी शख्सियत क्या है। इसलिए मैं अपनी पूरी बातचीत इसी भाषा के इर्द गिर्द रखना चाहता हूं और उदाहरण में बहुजन वैचारिकी से लेकर के 2-4 बातें ही आपसे साझा करूंगा। अब पहली बात, कल्पना करिए, अब हमारे यहां अकबर इलाहाबादी एक शेर लिखे हैं, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और इस वक्त में तलवार कमान से खींचने का वक्त नहीं, अखबार निकालने का। और जिस वक्त हम खड़े हैं उस समय अखबार पहले छप के बिका करते थे जो अखबार, अब सुनते हैं बिक के छपा करते हैं। तो अखबार यहां तक की यात्रा कर रही। अब असल में मैं कुछ सिखाऊं, देखिए भाई मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक मास्टर हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं बताऊं तो उसी में आप समझेंगे कि मैं कोई नया पॉइंट दिखा रहा हूं। असल में मेरे बताने की शैली भी ये बता रही है कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है। अगर मैं 10 मिनट कोई बात बोलूं, उससे ज्यादा प्रभाव शायद 2 लाइन का कोई शेर या कोई कविता करेगी। इसलिए अगर हमारी भाषा में विविधता हो, नंबर 1 बात ये, अगर हमारी मैंने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं मीडिया के रेफरेंस में कोई चीज आपको नहीं सिखा रहा, वो क्षेत्र मेरा नहीं। लेकिन भाषा के लिहाज से मैं उसका उदाहरण दूं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग में, अगर आपकी एंकरिंग में, अगर आपकी किसी इंटरव्यू में पिछले 10 वीडियो एक जैसी भाषा के हैं, तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे और अपनी भाषा पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अगर नयापन आप दिखा सकते हैं तो सूचनाएं तो बदलती रहेंगी, कंटेंट बदलता रहेगा, लेकिन कंटेंट को पेश करने का तरीका भी तो बदलना चाहिए। और बदलने का अर्थ कतई नहीं आप ये कहेंगे कि भाई हर कंटेंट को हर बार नई भाषा में कैसे पेश करें। इसकी बजाय मुझे लगता है कि थोड़ा होमवर्क, अभी सवाल जवाब जब हो रहा था तो एक साथी ने पूछा कि हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो हम शुरू कैसे करें, और शुरुआत ही सब कुछ तय करती है। आगाज बता देता है कि अंजाम कहां तक जाएगा। शुरुआत के लिए अगर आपकी वीडियो, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे लिए YouTube एक प्रयोगशाला है। मेरे लिए YouTube, जब मेरी नौकरी छीनी जाएगी तो मेरा YouTube मेरी EMI भर दे, साफ बात यह है, इसके लिए मैं YouTube चला रहा हूं। ये ईमानदारी है। अब उसकी बात क्या है, अच्छा YouTube शुरू कैसे हुआ, उसकी यात्रा का कोई कहानी नहीं है। कहानी केवल इतनी सी है कि जब कोविड के वक्त में हमें मौका मिला कि जिनका हम नाम लेते हैं, जिस विचारधारा को हम बार बार उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने पहले शुरू किया कि हम फिर से उनकी किताबों को पढ़ेंगे। और पूरे कोविड के दौरान हमने 150 से ज्यादा अपने नायकों की किताबों को फिर से पढ़ा। उसमें जाति का विनाश थी, उसमें गुलामगिरी थी, उसमें फुले साहब की पूरी जीवनी थी, उसमें साहू जी महाराज के बारे में था, और सारी यात्रा। अब जो किताबें हम पढ़ रहे थे उस समय हमें लगा कि यार इस बात को, और वाकया क्या है, 14 अप्रैल 2020, अगर मैं तारीख गलत नहीं बता पा रहा, मार्च के आसपास लॉकडाउन लग गया था और अप्रैल में ये दिन आया। मुझे किसी जगह से इनविटेशन आया कि हम इस बार अंबेडकर जयंती ऑनलाइन मनाएंगे। तो ऑनलाइन मनाने के क्रम में मुझे लगा कि यार उस प्रोग्राम में हम पूरा कंटेंट नहीं बोल पाए, क्योंकि उसकी एक सीमा थी, उसका एक विषय था, तो उस विषय पर बोलना था। फिर हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको बोला 1 घंटे, और वो बातें बोली जो मुझे 5वीं बार शायद वो जाति का विनाश जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे नई लगी। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं, हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हम जानते हैं कि एक ही किताब को आप 5 बार पढ़ें तो मैं दावा कर सकता हूं कि पहली बार पढ़ी गई किताब, 5वीं बार पढ़ी गई किताब, दोनों नई किताबें होंगी। अब हम क्या मानते हैं कि हमने एक बार कोई कंटेंट बना दिया, कोई भाषा बोल दी तो हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हमने उसको बोला लोग सुनने लगे, फिर हम और सुनाने लगे। केवल इतनी सी यात्रा है उसकी, लेकिन उसको हमने कंटिन्यू केवल इसलिए किया कि मामला केवल जीने कमाने खाने का नहीं। हम अपने दम पर प्रोफेसर बन गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को बचता नहीं। जैसे आप पत्रकार बन गए, तो अभी पूछ रहे थे ना कि लोग जाते हैं तो कहते हैं कि तुम क्या पत्रकार हो, तुम्हारा तो रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। तो आप उनको पलट कर कहिए कि जिनके चैनल रजिस्टर्ड हैं, आज वो इस देश को गर्त में डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम बिना रजिस्टर्ड होकर के भी देश बचाने की पत्रकारिता कर रहे हैं।
सीधी सी बात, इसलिए वो मामला ही खत्म हो गया। तो हमने ये तय किया कि जिस बहुजन वैचारिकी को हमने पढ़ा है किताबों के जरिए, उसी किताब को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसलिए हमने उसका नाम दे दिया सामाजिक न्याय की पाठशाला। तो वो जो आर्थिक पक्ष है यूट्यूब का, मेरे लिए वो प्राथमिक नहीं है। मैं इतना पढ़ करके यहां तक पहुंच गया हूं कि मैं कोई भी पेशा, मेरी नौकरी जिस दिन छीनी जाएगी, अगर छीनी जाती है तो, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं, अगर छीनी जाएगी तो मैं जीवन जीने के लिए कुछ और कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अपने विचार को जीने के लिए सोशल मीडिया ने हमें टूल दे दिया। इसलिए हमारे जैसे लोग साफ मानते हैं कि अभी सुमित ने बोला ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मनु स्ट्रीम मीडिया है, और हमारी बहुजन मीडिया ही असली मीडिया है, इसलिए हम इसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। और इसलिए हम उस YouTube प्लेटफॉर्म का, उस ट्विटर प्लेटफॉर्म का, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपनी वैचारिकी के फैलाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा प्राथमिकता है। अब हमने क्या किया, हमारी भाषा कैसे आई? हमारी भाषा वहां से आई, हमने जब किताबों को पढ़ा तो हमें उसके कोटेशन मिले। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चूंकि निश्चित समय में इस पर बात करनी है। अब एग्जांपल इस बात का समझिए। गुलामगिरी की शुरुआत में एक बहुत खूबसूरत वाक्य लिखा हुआ है, जिसको कई बार मैं दोहरा चुका हूं। हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। अब यहां से उदाहरण समझिए, हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। अब यह बात ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखते समय जैसे क्रिएट की, यह भी तो एक कंटेंट ही है, वो कंटेंट उन्होंने लिख करके क्रिएट किया, और जब हमने अपने को प्रेजेंट किया तो ज्योतिबा फूले उसका इस्तेमाल गुलामगिरी में गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए कर रहे हैं कि भाई ये सूरज है, आप इन्हें हथेली से ढक करके नहीं दबा सकते। हमें वो कंटेंट मिल गया। तो जो बात मुझे किसी भाषण में 5 मिनट में कहनी थी, शायद इन 5 शब्दों से बने वाक्य ने वो मेरी बात कह दी। मुझे लगता है भाषा पर इसलिए काम करना जरूरी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, और ये एग्जाम्पल बहुत मौजूद है, जिसकी वजह से मैंने ये विषय चुना भी था आपसे बातचीत करने के लिए। पिछले दिनों एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम का विषय भी था महिषासुर पर, और ठीक नवरात्र के अगले दिन था। हमारे लोग तो अब इतने दिलेर हो गए कि बिल्कुल डरते वरते नहीं, अब जो करना डंके चोट पे करेंगे। मंदिर के बगल में कार्यक्रम रखवा दिया, और मैं जब वहां पहुंचा तब पता चला कि बोलना है महिषासुर पर। हमने कहा भाई थोड़ा तो लिहाज कर लेते, मतलब इतना भी अब एकदम वो नहीं करना है। बाबा साहब को भी पता हुआ करता था कि कब कहाँ कैसे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, क्योंकि समाज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। बाबा साहब ने 1936 में साफ तौर पर लिखा कि मंदिर प्रवेश आंदोलन अब मैं बंद कर रहा हूं, और क्यों बंद कर रहा हूं उसकी वजह बताई। और बाबा साहब जैसा शख्सियत में, तो हम तो कहते हैं ना, पहले वाली वर्कशॉप में बोला था, फिर से कह रहा हूं, इस देश के असली कंटेंट क्रिएटर इस देश के बहुजन हैं, हमारे लोग हैं, और हमारे लोगों ने ही असली कंटेंट इस देश को दिया है। उनके कंटेंट में तो कोई मुख से पैदा होने लगा। अब इसी पर मेरी भाषा सुनिए। वहां मैं जब गया कार्यक्रम में, तो वहां किसी कार्यक्रम के बाद एक व्यक्ति आया और कहा कि हमारे पर जेल हो गई है, जेल से हम छूट कर आए हैं। और वो जब ये बात बता रहे थे तो बहुत गर्व से बता रहे थे। तो हमने कहा आपको क्यों जेल हो गई? कहे कि मेरी जेल हो गई, मेरी नौकरी चली गई, अब मैं सर मिशन मूवमेंट में लगा हूं। तो मैंने कहा नौकरी थी तब नहीं लगे थे क्या? कहे तब भी लगे थे, लेकिन अब नौकरी छीन ली उन्होंने तो लग गया हूं। तो मैंने उनसे पूछा परिवार कैसे चलता है? तो फिर वो मायूस हो गए। अब मैं एक इशारा कर रहा हूं, इसको समझिएगा। मैंने उनसे पूछा कि आपको जेल क्यों हुई? उन्होंने कहा कि मैंने एक वाक्य सोशल मीडिया पर लिख दिया था। वो वाक्य मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि खराब वाक्य था, कि जिस धर्म में इसकी पूजा होती है वहां ये पैदा होते हैं, ऐसे एक वाक्य लिखा था। और फिर वो मेरे लिए एक प्रयोगशाला का काम करता है। मैंने सोचा कि इस देश में यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर हमारे लोग, और मैंने अपने बातचीत की शुरुआत में बता दिया, गुस्सा हजारों साल के शोषण का भरा हुआ है, वो है, और वो शोषण खत्म नहीं हुआ। आज भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, और वो अत्याचार जाति देखकर हो रहा है, गरीब के नाम पर हो रहा है, साफ तौर पर हो रहा है। तो वो गुस्सा वहां से है, और वो गुस्सा जब मौका मिलता है तो निकलता है। फिर मैंने
उनसे एक बात कही कि अगर आपको यह बात लिखनी है कि मुख से पैदा कैसे हो गए, तो मैंने कहा कि आप एक वाक्य सोशल मीडिया पर लिखिए या अपने YouTube चैनल पर बनाइए कि जो मुख से पैदा होते हैं, मतलब दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां अकेला यहां पर कोई मुख से पैदा होता है, बाकी दुनिया में से कोई नहीं पैदा होता। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। इस बात को लिखें कि अगर कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरता है, और नीचे लिख दिया ज्योतिबा फूले, किताब का नाम गुलामगिरी, पृष्ठ संख्या इतना। तो क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है क्या? अब मुझे लगता है कि इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, आपको पता है कि सोशल मीडिया पूरे देश को बदलने की मीडिया बन चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया उन खबरों को छिपा रही है जिन खबरों को हमारे समाज के लोगों को जानना है, इसलिए वो हमारी खबरों को नहीं दिखा रहे। और ये सोशल मीडिया है जिसने 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद किया, जिसने रोस्टर पर भारत बंद किया, जो आज भी इस देश में एट्रोसिटीज को कवर करती है और जो आज भी इस देश में उन मुद्दों को उठाती है जो हमारे लोगों के मुद्दे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या चुप बैठी होगी? वो इस मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए हमें उनको मौका नहीं देना है। और मौका कैसे नहीं देना? हमारी अब एक तीसरा एग्जाम्पल मैं भाषा का फिर से दे रहा हूं। एक शब्द होता है जो उतना बुरा शब्द नहीं है, दलाल। हमारे लोग जब भी एंकरिंग करते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो जब भी कहते हैं ये दलाल है, ये बिक गया है, ये वो हो गया है, उससे जो भीतर का गुस्सा है वो तो संतुलित हो गया कि हमने दलाल को दलाल बोल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को अगर साफ तौर पर उस शब्द का प्रयोग करने की बजाय इस तरह से प्रयोग किया जाए कि वो मीडिया दरबारी बन गया है, तो मुझे लगता है कि आपके पास फिर अगला वाक्य जोड़ने के लिए भाषा मिल गई। आपने दलाल बोल दिया तो दलाल से तो आपका काम चल गया। हो सकता है आपको लगे कि उसमें व्यूअरशिप ज्यादा है। अब एक और बात बताऊं, थोड़ी आलोचना भी तो होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया, अच्छा मैं किताब से एग्जांपल लेके दे रहा हूं। अभी प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जब कहा कि भाई थोड़ा सच धज के भी आया करो, थोड़ा लगे कि हमारे लोग ठीक ठाक दिखते भी हैं। किताब से मैं उदाहरण ले रहा हूं। एक किताब ऐसी छपी हो जिसका प्रिंट बहुत अच्छा है, पन्ने की क्वालिटी अच्छी है, उसका कवर अच्छा बना है, उसमें रंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ है, उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी हुई है, और दूसरी किताब ऐसी है जो अनगढ़ तरीके से छप गई, जिसका रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल खराब है, बहुत चटक रंग है, उसका फॉन्ट साइज ऐसा है जो आंखों को चुभता है। कौन सी किताब पढ़ने में आपको ज्यादा दिलचस्पी होगी? ये क्लियर है? ठीक है। अब इसको जब सोशल मीडिया, तो हम ये समझते हैं कि नहीं भाई ये बात यहां इसलिए नहीं लागू हो सकती, किसी के पास 5 लाख का कैमरा है, कोई 5000 की मोबाइल से रिपोर्टिंग कर रहा है, तो वीडियो क्वालिटी तो नहीं बदल जा सकती। लेकिन भाई थंबनेल बनाने में क्या जाता है? बहुजन लोग जितनी बार अपनी थंबनेल में मोदी सरकार को गिरा चुके हैं, उतनी बार तो ये गिरी भी नहीं होगी। ये वीडियो देखना, शाम तक मोदी सरकार गिर जाएगी, अगले दिन फिर गिरा दिया, तीसरे दिन फिर गिरा दिया। इसको देखने के बाद अमित शाह बेहोश। अब पता नहीं अमित शाह को देखेगा भी कि नहीं देखेगा। अब ये एक समय तक तो अच्छा लगता है, उस पर व्यूज मिल जाते हैं क्योंकि सरकार गिर रही थी। हमारे एक दोस्त ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, यहीं पढ़ाते हैं डीयू में। उसको मैंने भेजा कि तुम्हारी वीडियो, उसने कहा कि मैंने 14 मिनट के इंटरव्यू में एक भी बार नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांगा, और इसकी हेडलाइन बनी हुई है प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा। अब ये बताइए, 1-2 बार तो ये चलेगा। अब वही होगा, भेड़िया आया भेड़िया आया। हमें लगता है कि हमारी भाषा हमारे ऊपर यकीन का एक तराजू रखती है। आपकी भाषा तय करेगी कि आपके ऊपर आपके लोग कितनी दूर तक यकीन रखें। आप अगर हर बार ये भाषा प्रयोग करेंगे तो कुछ दिन बाद लोग देखना बंद कर देंगे, और आपकी भाषा ने आपका भरोसा खो दिया। इसलिए अब जैसे मैंने दलाल शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने कहा ना कि वो एक शब्द बहुत पॉपुलर तो हो सकता है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी जगह जब हम दरबारी शब्द का इस्तेमाल करें कि ये पूरा मीडिया दरबारी बन गया है,
तो हमारे लिए कंटेंट में अगला वाक्य बन गया कि दरबार किसका है, राजा कौन है। और जैसे ही आप राजा, प्रजा, दरबार के कंटेंट पर पहुंचे तो बिना नाम लिए आप उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो ये जो दो बात आज मैं आपसे साझा करना चाह रहा था और आपके जरिए ये बाकी लोगों तक जाएगी कि बहुत गंभीरता से इसे लें। कोई भी ऐसा वाक्य कतई न लिखें जो आपको जेल में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा वो तो जेल में जा ही रहा है। आप जेल में चले जाएंगे तो आपके पीछे जो काम होना था वो रुक जाएगा, और वो काम ये होना था कि आप खबरों को ले आ रहे थे, आप लोगों के मुद्दों को उठा रहे थे। इसलिए सुरक्षित रह। हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बनारस से एक अखबार निकालते हैं। उन्होंने अपना अखबार भेजा और मैंने उनके हेडलाइन पर आपत्ति की कि आपकी हेडलाइन की भाषा बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या आपत्तिजनक, ये तो हमारी विचारधारा है, हम मनुवाद ब्राह्मणवाद की ऐसी तैसी कर देंगे। मैंने कहा कि अच्छा, ऐसी की तैसी करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या इतना 40 खंडों के वॉल्यूम में केवल उनकी आलोचना की है या तर्क से उनकी ऐसी तैसी की है? हमारे शब्द किसी की ऐसी तैसी नहीं करते, हमारा कंटेंट ऐसी तैसी कर सकता है। और हमें यह लगता है कि हम जितना गुस्से में अपनी भाषा का इजहार करेंगे, जितना कड़वा बोल देंगे, जितना कठोर शब्द इस्तेमाल कर देंगे, उतना ही हमारा समाज जागरूक होगा। नहीं, हमारा समाज, और मैंने ये एहसास किया है, आपका राय क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने ये महसूस किया कि जब मैंने जाति के विनाश पर एक पूरा एपिसोड बनाया, मैंने अभी आखिरी के वक्त में उस पर खबर बनाई कि यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस आईपीएस लोग सेलेक्ट होते हैं वो कुल मिला के 28% हुए, 22% आपकी रिजर्व कैटेगरी की सीटें कोई और लेके चला गया, और एक भी कड़वा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है कि उस किताब, गुलामगिरी किताब को सुनने पढ़ने के लिए मुझे कोई कड़वी भाषा, उत्तेजक भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ी। असल में जैसे हमारे तर्क कमजोर होते हैं वैसे ही हमारी भाषा में उत्तेजना बढ़ जाती है, और हम अपनी भाषा की उत्तेजना से यह जाहिर करना चाहते हैं कि हम हजारों साल के शोषण का बदला ले रहे हैं। माफ करिए, यह उत्तेजना बदला नहीं है, वो कुछ दिन तक चलेगी, और वो उत्तेजना नीचे तक कोई बदलाव नहीं ला सकती। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब सबसे बड़े स्पीकर होते। माफ करिए, बाबा साहब अंबेडकर स्पीकर अच्छे नहीं थे, वो विचारक और दार्शनिक इतने अच्छे थे कि आज भी उनकी किताबें बोलती हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी वाक्य, रेफरेंस की बात हमने क्यों की कि हमारी भाषा में वो शब्दावली कैसी होनी चाहिए जिससे, अब मैं आखिरी में 2-3 एग्जाम्पल बस बताऊंगा। कल्पना करिए, मैंने एक जगह इसको पब्लिक स्पीक में इस्तेमाल किया, अब मैं उसे अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करता हूं। मुझे लगता है कि ये कारगर है। एक किस्सा है, आपने सबने सुना होगा, भाषा कैसे अच्छी बनती है, भाषा कैसे आकर्षक बनती है। मैंने एक कहानी सबने पढ़ी होगी। 2 दोस्त जा रहे थे, एक अचानक रीछ या भालू आ गया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। एक दोस्त जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था वो झट से पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरा दोस्त जिसे पेड़ पर नहीं चढ़ने आता था वो परेशान कि मेरा दोस्त बिना मेरी मदद किए चढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग काम किया, वो सांस रोककर लेट गया। भालू आया, उसे सूंघा, देखा, उसने कोई हरकत नहीं की, उसने मरा समझकर छोड़कर उसे वापस चला गया। दूसरा दोस्त थोड़ी देर बाद उतरा, उसके कान में जाकर पूछा, भालू तुमसे क्या बोला? तो पहला दोस्त बोला कि कभी ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाना जो मुसीबत पर दगा दे दे। कहानी खत्म, स्टोरी यहां से शुरू। और जिस जगह की हमें रिपोर्टिंग करनी थी, हम उस जगह पर बिना किसी का नाम लिए उससे ज्यादा कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। केवल माइक उठा करके किसी के सामने इंटरव्यू के लिए लगा दिया और उसको उत्तेजित किया, अरे आपके लिए राम मंदिर बन रहा है, तो वो जैसे उत्तेजित हो रहा है, एंकर उससे ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, फिर तीसरा और उत्तेजित हो रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा बन रहा है। नहीं भाई, फिर हमारी और उनमें अंतर क्या रहा? हम जिनसे लड़ते थे, ख्याल रखिए कि उनसे लड़ते लड़ते उन्हीं के जैसे तो नहीं हो गए, क्योंकि हमारे लोग वैसे नहीं थे। और सबसे बड़ा टूल उसे पहचानने की हमारी भाषा है। हमारी भाषा में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा में अनावश्यक किसी के
किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए, और वो नहीं है, मैं जानता हूं कि आप में नहीं है, लेकिन हम इसे और ख्याल रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आखिर में एक राजा की कहानी दूसरे राजा से जुड़ सकती है कि नहीं? आप बिना किसी का नाम लिए इस देश के राजा को उसको चुनौती दे सकते हैं, और यही काम, यही चीज हमारे लोगों ने कही। मैं आपसे उदाहरण दे रहा हूं, अब शुरुआत करिए ना। कबीर साहब के 1000 से ज्यादा दोहे हैं। आपके कंटेंट में खोज कर देखिए कि आपने कितनी बार कबीर के दोहों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। जब आपने पढ़ा ही नहीं कबीर के दोहे, तो आप अपने विचारकियों को कैसे मजबूत कर रहे हैं? नंबर 2 बात, रविदास जी के कुछ दोहे पॉपुलर हैं। अभी जैसे सुमित जी, जब मैं आया तो वो बोल रहे थे कि हमारे लोगों ने घर नहीं छोड़ा, हमारे लोग घर में रहे, गृहस्थ में रहे और उससे काम किया। इससे हमें प्रधानमंत्री को टारगेट करना है। उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी, सीधे हमें बोलेंगे इसमें कोई कंटेंट नहीं है। और हम जैसे ही रविदास का दोहा पढ़ेंगे, घर छोड़े घर जात है, घर पकड़े घर बन जात, हमारे कंटेंट में दम आ जाएगा। तो रविदास का दोहा पढ़ने से विचारधारा भी मजबूत हुई और भाषा भी मजबूत हुई। इसलिए विचारधारा के लिहाज से हमारे पास एक खूबसूरत इतिहास है जिसकी भाषा बेहद शानदार है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कबीर से ज्यादा उत्तेजना, गुस्सा शायद हम में नहीं है ना, फिर भी उनमें इतना संयम है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी कोई भी रेफरेंस लें तो उसकी भाषा बेहद अहम है, जिस भाषा को हमें रखना चाहिए। मैं देख लूं 1-2 चीजें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूं। पिछले दिनों संसद में एक तो गाली वाला कांड हुआ, दूसरे समय एक कविता पर विवाद हुआ। एक सांसद ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ा, पूरे देश में उस पर हंगामा हो गया। अब वहां से समझिए उस सांसद ने चालाकी क्या की थी। उस सांसद ने कोट किया था और डिस्क्लेमर दिया था कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है। इतने मात्र से वो सांसद बच गया, क्योंकि वो सांसद ब्राह्मण था और इस देश के ठाकुर कभी भी उसे माफ नहीं करते। ये अलग बात है कि हम लड़ते हैं, हमारे अंदर तुरंत ओबीसी को रोज इम्तिहान देना पड़ता है कितने % अम्बेडकरवादी हो। दलितों के बीच आपस की लड़ाई है और तीसरा मजा लेता है। हमसे ज्यादा लड़ाई उनमें है। प्रोफेसर दिलीप मंडल अगर आएंगे तो वो उसे और बताएंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ कौन ले गया, फिर भी कोई उनके ऊपर मजाक नहीं बनाता। और वो बच गए, पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी भाषा में डिस्क्लेमर दिया था और कविता कोट की। तो वो जो बात कहनी थी, खेत तुमने अब मैं कविता पढ़ रहा हूं, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक छोटी सी कविता है, और इससे पढ़िए और समझिए कि हमारे कंटेंट में जो हम 5 मिनट के एंकरिंग में कहेंगे वो शायद इस 5 लाइन में कैसे कह सकते हैं। तुमने कहा ब्रह्मा के पांव से जन्मे शूद्र और सिर से जन्मे ब्राह्मण, उन्होंने पलट कर नहीं पूछा ब्रह्मा कहां से जन्मा। अब कल्पना करिए, कंटेंट देखिए और भाषा देखिए। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का, उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर, सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथ में। जरूरी नहीं कि पूरी कविता पढ़ी जाए, कविता का एक बंद पर्याप्त है। और मैंने कहा ना कि जो पत्रकार साथी होंगे वो आपको पत्रकारिता का गुर सिखाएंगे। मेरे हिसाब से विचारधारा में कंटेंट भरा पड़ा है और उस कंटेंट के जरिए ये भाषा पढ़ी है। एक शेर मुझे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मौजू है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कहीं कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है कीमत, फिर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसका मतलब केवल यह है कि हमारे सामने इस बात का इम्तिहान है कि रेफरेंस अगर हमारे पास है तो ज्ञान हमारा बढ़ा। हमने अपनी पत्रकारिता के 1 महीने में 20 वीडियो बनाई और अगले महीने में 15 बनाई, लेकिन 2 किताब पढ़ ली। मेरा मानना है कि अगला महीना ज्यादा सार्थक था, क्योंकि वो 2 किताबें हमें कंटेंट देती हैं, हमें भाषा देती हैं।
और इसलिए मेरी गुजारिश है अपने तमाम साथियों से, आलोचना मैं इसलिए नहीं करता कि अपने लोगों के बीच क्या बार बार आलोचना करना, लेकिन इतनी आलोचना हमने की जो बहुत जरूरी है। और वो आलोचना केवल इतनी है कि उनके यहां एंकर बिना तैयारी के माइक लेकर बैठ जाते, बिना तैयारी के एंकरिंग करते, क्योंकि उनको मुर्गा लड़ाना होता है और वो एक प्रायोजित एजेंडा है, और वो प्रायोजित एजेंडा उनके विचारधारा का है। हमारा एजेंडा अगर बहुजन वैचारिकी का है तो हमारा जो पूरा का पूरा मीडिया का काम होगा वो उस विचारधारा में, कल्पना करिए मैं गांव में गया, एक आखिरी वाक्य क्योंकि मेरा समय लगभग पूरा हो गया। एक आदमी ने मुझसे मेरे कार्यक्रम के बाद पूछा कि ये जो बार बार आप आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं ये क्या है। मैंने उससे पूछा कि आप किस तबके से आते हैं, तो उसने कहा कि मैं ओबीसी में अति पिछड़े समुदाय का था। उसकी आबादी, उसकी जाति की आबादी आधे % भी नहीं होगी। और जब उसने पूछा कि आरक्षण क्या होता है, मैंने वही मान लिया कि मेरा 1 घंटे का भाषण बेकार है, क्योंकि मेरी भाषा में वे सारे शब्द थे जो मैं ये मानकर बोल रहा था कि मेरी जैसे समझदार लोग सामने बैठे हैं, क्योंकि मैंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि जिसे मुझे सुनाना है वह किस भाषा में समझ पाएंगे। इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि जब नौकर, और मैंने उनसे फिर बात की, फिर मुझे पता ये चला कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, और जब किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसको आरक्षण कहां से पता चलेगा, वो तो हैंड टू माउथ है। और जब हमने फिर दूसरा एक लिटमस टेस्ट मैंने किया कि जब लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, कौन सा संविधान, कहां संविधान, तो हमने उनसे पूछा, हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में पढ़ाई करने के लिए जब जाते थे तो उन्होंने किस्सा अपना जीवन का सुनाया कि हमारा मास्टर कहता था कि तुम लोग अलग टाट पे बैठो, बाकी लोग अलग टाट पे बैठते थे। वहां से मैंने पकड़ा कि उसके जीवन का अनुभव ये है। अगले भाषण में जैसे ही मैंने कहा कि वो जो टाट जाति देखकर अलग बिछाया जाता था वो संविधान के लागू होने के बाद कहीं गायब हो गया, अब सारे लोग एक जैसी बेंच पर बैठते हैं। तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि वापस कहीं वो टाट तो नहीं आ जाएगा अगर संविधान नहीं रहेगा तो। और ये है भाषा का कमाल। और इस भाषा के कमाल से मुझे लगता है कि, और जैसे हमारे पास तथ्य होंगे, तर्क होगा, अनुभव होगा और भाषा के बरतने का एक व्यवहार होगा, हमारी जो रिपोर्टिंग है, हमारी सोशल मीडिया की पूरी काम है, उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। हम तारीफ करते हैं ना कि सुमित चौहान की वीडियो, या अभी मुकेश शायद आया होगा, वो मुकेश उसका इंस्टाग्राम, सुमित तो हम लोग के, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ ये लोग पढ़ते थे, मगर हमने इन्हें नहीं पढ़ाया, हमने इनसे बहुत कुछ पढ़ा है। और वो क्या पढ़ा है, वो गुणवत्तापूर्ण काम कैसे होता है। 100 वीडियो बनाने की बजाय मैं 10 वीडियो बनाऊं, लेकिन 10 वीडियो में भले व्यूज ना आए, मैं देखूं तो मुझे तसल्ली हो कि मैंने अपना 100% इसमें दिया है। वो एंकरिंग की भाषा होगी, वो उसकी क्वालिटी होगी। इसलिए मैं यही ये बात खत्म करना चाहता हूं कि वो कंक्लूजन में इतनी सी बात कि जितनी किताबें पढ़ते जाएंगे उतनी भाषा मजबूत होती जाएगी। किताबों से भाषा मिलेगी और भाषा से तर्क भाषा को मजबूत करेंगे। तर्क, तथ्य व भाषा, 3 चीज अगर अद्भुत हो गई तो व्यूज तो 90% देखने वाले तो हमारे लोग, एक बार उनकी निगाह में ये भरोसा तो पैदा होने दीजिए कि हम उनके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अच्छी काम कर रहे हैं। ये समाज इतना प्यारा है ना, गालियां कम देता है, और गालियों को इस तरह सुनिए भाई, मैं मानता हूं इसे कि हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आप इसको, ये जीतने का हुनर है। इसलिए आपस की उस उलझन की बजाय दिल बड़ा करें, क्योंकि हमारा समाज तैयार है। जितनी मोहब्बत वो देता है ना, मैं गांव में गया हूं और मुझसे लोग कहते हैं, ये जो चैनलों के इसमें बने हुए ना ये फोटो वीडियोस, और मैं आप लोगों को भी जानता हूं, आपके गांव के लोग अब टीवी देखना बंद करके इसे देख रहे हैं। और ये सच है इस देश का। वो टीवी चैनल वाले बेचैन हैं, और कुछ दिन में सोशल मीडिया पर भी
सख्ती और पाबंदी लगाने की कोशिश में है, क्योंकि इसकी लगाम किसी मुख से पैदा होने वाले के हाथ में नहीं है। जिसने हाथ से श्रम किया उसके हाथ में माइक है, उसके हाथ में कलम है। तो ये जो चैनल है ये भरोसे का नाम है। एक दूसरे को मजबूत करें, भाषा मजबूत करें। कंटेंट क्रिएटर तो हमारे पुरखे ऑलरेडी रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास आखिरी चीज है जो हमारे काम को लेकर आती है। मैंने जब उन किताबों को बार बार पढ़ा तो मेरे अंदर फिर से आत्मविश्वास आया कि जिसके पुरखे इतने वैचारिक रूप से सक्षम है, जिसके विचारधारा मानवीय है, उसकी भाषा में बिना उत्तेजना के भी हम पूरे कॉन्फिडेंस से अपने लोगों का मुद्दा उनके लोगों के सामने रख देंगे। उसके लिए हमारी भाषा, क्योंकि एक आखिरी वाक्य बोलूं, जो हमें सुनता है ना यूट्यूब पर, वो हमें फॉलो करता है। हमारे मुंह से एक शब्द गलत निकल जाए ना तो उसकी उम्मीद टूटती होगी, क्योंकि वो हमारी, अगर सब कुछ सुन रहा है तो हमारी भाषा भी सुन रहा होगा। और मुझसे लोगों ने एक बात कही, हम बहस तो करते थे चक्की चौराहे पर, लेकिन जब आपने कंटेंट दिया, तथ्य दिया, तो हमारी बहस में दम आ गया। इसलिए तथ्य देने के लिए किताब पढ़ें, वही किताब आपको भाषा मजबूत करेगी। और चमक तो बहुत है, हम आने वाले वक्त में इस देश को बचाएंगे, बनाएंगे। इस आत्मविश्वास के साथ फिर से मैं बधाई दूंगा पूरी न्यूज़ वीक टीम को कि ऐसा प्रयोगशाला का कार्यक्रम ये हो रहा है। इनकी पूरी तरह से मदद करें, और अगर संभव हो तो जिन राज्यों से आप आए हैं कोशिश करिए वहां के यूट्यूबर्स की एक मीट करिए, यहां से कुछ लोगों को ले जाइए और उस इलाके में भी इस तरह की मीट हो, ताकि हमारी कलम और हमारा माइक इस देश को बचाने में अपनी पूरी भूमिका निभा सके। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने विषय बहुजन आइडियोलॉजी एंड लैंग्वेज ऑफ कंटेंट पर अपना वक्तव्य दिया। सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पुस्तकों की महत्वता के बारे में हमें बताया, व साथ ही यह भी बताया कि हमें किस प्रकार भाषा, तथ्य व तर्क पर अपना पूर्ण जोर देना चाहिए। व साथ ही उन्होंने हमें बताया कि भाषा शैली व शब्दावली को किस तरीके से आकर्षक बनाना चाहिए ताकि आप अपने कंटेंट को और भी अच्छा कर सकें। तो इसी के साथ आप सभी लोग अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं सर के साथ। एक्चुअली जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ की कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर देखा जाता है कि माहौल जो होता है थोड़ा सा हॉट होता है, उस स्थिति में हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने के लिए, अपने लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए, क्योंकि हमारा अंदर से जो होता है जोश कुछ और कहता है, उस स्थिति में हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में इसीलिए बताया कि कई बार हमारा इतिहास भी इस बात कह रहा है कि वो गुस्सा भरा हुआ है, वर्तमान भी ऐसा है। और जब किसी ऐसी घटना पर हम वहाँ सामने पहुँच जाते, जैसे हम इस समय यहाँ बैठे हैं, तो ठीक इसी समय इस धरती के किसी कोने पर कहीं कोई हिंसा हो रही होगी, कहीं कोई अपराध, कोई हत्या, बलात्कार, कुछ हो रहा होगा ठीक इसी समय। लेकिन चूंकि हमारी आंखों के सामने नहीं है तो वो गुस्सा हमारे सामने नहीं है, हम उससे नावाकिफ हैं। लेकिन जब कोई वहाँ सामने पहुँच जाए तो निश्चित तौर पर उसके प्रभाव में आता है। मेरा मानना ये है कि उससे, आप मनुष्य हैं तो उसका असर आपके ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी देर किनारे बैठकर रो लें, बहुत ज़्यादा असर है तो। लेकिन जब माइक पकड़ें तो उसके विश्लेषण में अपना दिमाग लगाएं कि यह घटना क्यों हुई, इस घटना की वजह क्या है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रहीं, ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। और मुझे लगता है जैसे, और आपका श्रोता जो है वो ये सुनना चाहता है, वो ऑलरेडी उस घटना से बहुत गुस्से में होगा, क्योंकि वो घटना हुई है, उसे भी पता है। और हमारा काम उस गुस्से को और कई गुना बढ़ाने की बजाय वो ठीक उसी समय जब लोहा गर्म हो, उसकी चोट उसे सही दिशा में ले जाने की। और जैसे ही आप ये सोचेंगे कि अच्छा इस बात को कैसे रखा जाए सामने, हाथरस की घटना हुई, अब कल्पना करें कि वहाँ उस बेटी के परिवार की मर्जी के बिना आधी रात को पेट्रोल डाल करके उसका अंतिम वो किया जा रहा है, जलाया जा रहा है।
अब वहाँ खड़े होकर बहुत विश्लेषण नहीं समझ में आएगा, गुस्सा आएगा। तो उतना गुस्सा तो आने दें, मनुष्य है तो उतना गुस्सा तो आने दें। थोड़ा बहुत कभी कभी भाषा में सख्ती आनी भी चाहिए, लेकिन वो पूरे टाइम आपकी रिपोर्टिंग पर अगर हावी है तो इसका मतलब फिर रिपोर्टिंग कमज़ोर है। अब बाकी तो मीडिया वाले लोग बताएंगे। मेरा मानना ये है कि उस भाषा को गुस्से से विश्लेषण की तरफ जैसे ही आप बढ़ाएंगे, उस भाषा में एक गंभीरता आ जाएगी, और उस गंभीरता के साथ उसका विश्लेषण होगा तो शायद जो लोग उसे सुनेंगे उससे उनको कोई दिशा मिलेगी। यही उस भाषा को संतुलित करने का तरीका। सर, मेरा सवाल है कि बहुजन समाज के लोग, जो बुजुर्ग लोग भी और मिडिल लोग भी मोबाइल चलाते हैं, लेकिन वो भाषा की जानकार वो शब्दों में वो नहीं समझते हैं। क्या हम लोग किस भाषा कैसे समझाएं कि एक सरल विचार भी जाए और वे लोग सुन भी? बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। इस देश में कालिदास ने कुछ रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं का अधिकांश हिस्सा संस्कृत का है, और उसमें जो प्रेम करता है प्रेमी, वो सवर्ण है तो वो संस्कृत बोलता है, और जिससे प्रेम हुआ है वो शूद्र है तो वो उस समय की पाली प्राकृत बोलती है। आलोचना में यह सवाल पूछा गया कि दो अलग भाषा बोलने वालों पर झगड़ा तो हो ही नहीं सकता, उनके बीच प्रेम कैसे संभव है? क्योंकि भाषा में तो समझ में ही नहीं आएगा। बंटवारा भाषा से ही होता है। एक तो ये बात। अब कहना केवल ये है कि हमें अगर ऑडियंस को समझाना है, और इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ। रोस्टर आंदोलन था, सुमित और तमाम लोगों ने उसको समझाने के लिए वीडियोस बनाए। हमने उस समय से एक चीज़ सीखी, वो हाईली टेक्निकल इशू था। रोस्टर कैसे बनता है, कौन सी पोस्ट रिजर्व होगी, कैसे वो यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट, डिपार्टमेंट एज ए यूनिट, अगर 13 पॉइंट आ गया तो कैसे SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म है। ये बहुत देर तक हमने 2-3 प्रयास किया, उनको समझाया कि 4वीं OBC, 8वीं OBC, 7वीं SC, 14वीं ST, इसलिए 13 तक रुक गया, 14वीं को नहीं मिलेगा। उससे बहुत प्रभाव नहीं पैदा हुआ। लेकिन उसको आसान भाषा में जब कह दिया कि 13 पॉइंट रोस्टर आएगा तो अब आपके बच्चे जो SC ST OBC हैं वो प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक एक पद आएगा वो अनरिजर्व है, और अनरिजर्व में आपके बच्चे प्रोफेसर नहीं थे। और एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। यही बात गांव गांव तक पहुंच गई। क्या वो गांव वाला बोलने लगा, ये सब हमारे बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनने देना चाहते, तो 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, ये हमारे बच्चों का रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यह तो सबसे बड़ा इम्तिहान है, और मैं यहाँ क्लासरूम में खड़ा होकर ये बताऊं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ग्राउंड पर हैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका है। आप देखिए ना कि लोग कौन सी भाषा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर वर्क करिए, उस भाषा में उनको समझाइए। जैसे संविधान एक बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि जब लोग संविधान को किसी दुकान से खरीद कर अपने सीने से लगा कर घर ले जाते हैं, तो सच बात पूछिए, उनसे जब पूछिए ना कि संविधान में क्या है, तो आर्टिकल नहीं बता पाएंगे, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर नहीं बता पाएंगे। हाँ, इतना जरूर बता देंगे कि ये नहीं था तो हम पशु जैसा जीवन जी रहे थे, ये है तो हम इंसान बन गए। तो वो संविधान बचाने के लिए लड़ लेते हैं, जान देने को तैयार है। यही बस मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग का एक बुनियादी फर्क है। सुमित जी को आप स्क्रीन पे देखते हैं, मैं जम्मू कश्मीर की धरती से हूँ, और वहाँ पर जब क्रांति आई तो राजाओं का राज था। तो जिस जगह से मैं हूँ 1.5 लाख लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर दी थी, राजा को मंदिरों में कपाट खोलना पड़े थे उस वक्त। तो अब वो लोगों की जो क्रांति थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद लोग भूल चुके थे, क्योंकि उनको नौकरियाँ मिल गई, उनको जगह मिल गई, खेती करने के लिए जगह मिल गई। मैंने 1-1.5 साल पहले से एक RTI इंडिया न्यूज़ के नाम से पोर्टल शुरू किया। जब दोबारा से लोगों को वहाँ पे पीटना शुरू कर दिया गया 370 खत्म होने के बाद, तो मैं उन लोगों की खबरें चला रहा हूँ, लेकिन जिसको मार पड़ती है वो मेरे पास आता है, लेकिन जिसे मार नहीं पड़ती वो भी अंधविश्वास में, चाहे जो नौकरी कर रहा है वो भी उसी नौकरी के लालच में उन लोगों की चापलूसी कर रहा है। उन लोगों का आंखें कैसे खोलें? अब ये इस पाठशाला का तो विषय नहीं है, क्योंकि इस पे हम लोग रोज़ काम करेंगे। एक उदाहरण बस मैं दे दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत सारे लोग निकाल दिए जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। एक ऋतु अकेले बैठी हुई है, लेकिन जितने लोग निकाले जा रहे हैं उनमें से कोई सामने नहीं आता।
लेकिन अब इस पर लंबा काम करना पड़ेगा कि लोग अपने लिए भी सामने नहीं आ रहे, अंधविश्वास में फैले हैं। तो भाई फूले साहब भी समझा के गए, बाबा साहब भी गए, और लोहिया से लेकर के मानवर कांशीराम, अब उनकी नहीं सुने, थोड़ा हम लोग भी सुना रहे हैं, नहीं सुनेंगे अगली पीढ़ी फिर सुनाएगी। ये कारवां है, चलता रहेगा, निराश नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि बदलाव आ रहा है और सकारात्मक दिशा में है। थोड़ी मेहनत और करेंगे तो और बेहतर दुनिया हम बना लेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।